नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के पिछले वर्षों के प्रश्नों का दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम पिछले वर्षों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न जो कि लिटरेचर साहित्य से संबंधित है। यहाँ पूछा गया है कि दीप से दीप जले जो रचना है उसकी रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा। हम ऑप्शंस पे गौर फरमाते हैं। भगवान दास शर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, राहत इंदौरी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर है माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से जुड़े एक साहित्यकार हैं जिन्होंने दीप से दीप जली रचना की रचयिता भी माना जाता मतलब कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राहत इंदौरी जिनका फिलहाल ही निधन हुआ, तो इनके बारे में भी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह हम याद रखेंगे, क्योंकि ये करंट का टॉपिक बन गए हैं और इनसे संबंधित रचनाएं या इनसे संबंधित इनके जितने भी काम हैं वह पूछे जा सकते हैं। इनके द्वारा जीते गए अवार्ड्स उनके बारे में भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है इकोनॉमिक्स से संबंधित है। यह प्रश्न पूछता है कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क मतलब मौद्रिक नीति जो है यह मुख्य रूप से जिसको डील करते हैं भारत की सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इनका ये किस बिंदु को या अर्थव्यवस्था के किस मुद्दे को यह संभालने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शंस हैं इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और जीडीपी। तो मुख्य रूप से मौद्रिक नीति लाई जाती है मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा इन्फ्लेशन, और इसके बारे में हम जब इकोनॉमिक्स के वीडियो लाएंगे और डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अगला प्रश्न है जीके से संबंधित है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मेट्रोमैन। भारत का मेट्रोमैन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मिस्टर विनोद धाम, ई श्रीधरन, एम विश्वेश्वरैया, मनमोहन शर्मा। राइट आंसर है ई श्रीधरन। ई श्रीधरन जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ई श्रीधरन जी जो कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं। इसके अलावा इनको मेट्रोमैन क्यों कहा जाता है, तो इस प्रश्न का जवाब मिलता है कि इन्होंने कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो जैसे तोहफे भारत को दिए हैं। मतलब इनकी प्लानिंग और इनके डिज़ाइन ने भारत को ये दो महत्वपूर्ण तोहफे दिए। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2001 में, पद्म विभूषण से 2008 में। इसके अतिरिक्त इनको क्लेवरले डे ला लीजन डॉनर जो कि एक फ्रेंच गवर्नमेंट का सम्मान है, इससे 2005 में सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इनको टाइम्स मैगजीन में भी एशियाज हीरो के रूप में जगह मिली है। तो ये काफ़ी प्रख्यात व्यक्तित्व हैं भारत के और इनके बारे में याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इनसे संबंधित प्रश्न और भी कई एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो याद रखेंगे कि भारत के मेट्रोमैन कहा जाता है ई श्रीधरन जी को। अगला प्रश्न है ज्योग्राफी का है। कहा गया है कि बैरन आइलैंड जो कि एक मात्र भारत का एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शंस हैं रिचर्ड्स आर्कियोप्लैगो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड और लिवरेंथ आइलैंड। तो इसका राइट आंसर अधिकांश लोगों को पता होगा, बिल्कुल मैं भी बता देता हूँ। अंडमान और निकोबार आइलैंड, बैरन आइलैंड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड के ग्रुप में पाया जाता है। अब हम इसको लोकेशन को समझ लेते हैं। तो सबको हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में जो एक समूह है आइलैंड्स का, यह देखा जाता है। यह 3 भागों में, अगर हम अंडमान आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान आइलैंड्स अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के रूप में बटा हुआ है। बैरन आइलैंड्स की लोकेशन देखें तो यह मिडिल अंडमान के सबसे साउथेस्ट पार्ट में एक छोटा सा ये द्वीप आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैरन आइलैंड देखने को मिलता है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा अगर हम अंडमान निकोबार की लोकेशन की बात करें तो यह भारत के दक्षिण में बे ऑफ बंगाल में पूर्व की तरफ, मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ इसको देखा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न यह फिर से एक बार जीके का प्रश्न है। पूछा गया है कि चार मीनार कहाँ लोकेटेड है। अब इससे सरल प्रश्न का क्या होगा। ऑप्शंस हैं आगरा, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद। इसका राइट आंसर मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, राइट आंसर है हैदराबाद। सभी को पता है हैदराबाद चार मीनार के लिए फेमस है। हैदराबाद में इस प्रकार ये चार मीनारों का जो आप यह देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार यह एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है जो हैदराबाद की शान के रूप में जाना जाता है, और यह एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर का उदाहरण भी है। अगले प्रश्न पर हम आएंगे। यह प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर इन मध्य प्रदेश। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर मध्य प्रदेश में स्थापित किया। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको पहला ध्यान इस बात पर रखना है कि करंट में कौन सी योजना चल रही है, कौन सी परियोजना चल रही है, या करंट में क्या था। तो यह प्रश्न 2018 के
पाठ्यक्रम से है, मतलब 18 का जो पेपर हुआ था उससे है। तो उस समय करंट में जो भी था उसको हम ध्यान में रख के इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें मुझे लगता है कि 2018 में सबसे रिसेंट रहा था भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसका राइट आंसर भी यही है। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर मध्य प्रदेश में स्थापित किया था। अगला प्रश्न ज्योग्राफी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट ज्वाइंड वेंचर इन बाणसागर डैम प्रोजेक्ट। बाणसागर डैम प्रोजेक्ट, मैं आपको एक प्रश्न इसका उत्तर बताने के पहले दे देता हूं कि ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है, यह आप खोजेंगे और इसके बारे में और जानकारी लेकर आएंगे। आगे मैं मैप के माध्यम से आपको हिंट देने वाला हूं। छत्तीसगढ़ ऑप्शन है, मध्य प्रदेश दूसरा ऑप्शन, बिहार तीसरा ऑप्शन और उत्तर प्रदेश चौथा ऑप्शन। तो इसमें से बाणसागर बांध परियोजना में कौन सा प्रदेश भागीदार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। अब हम मैप पर समझते हैं। यहाँ से कोई एक नदी निकलती है जो थोड़ा सा बाहर चली गई है, ये निकलती मध्य प्रदेश के अंदर से ही है। यह नदी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के साथ ही यह नदी निकलती है। तो बिल्कुल अगर आपने थोड़ा सा भी मध्य प्रदेश ज्योग्राफी या मध्य प्रदेश रिवर्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये नदी कौन सी होगी। इस नदी के ऊपर यहाँ मतलब मध्य प्रदेश से बाहर जाने के पहले बाणसागर बांध बना हुआ है। यह बांध आप देख रहे हैं। फिर यह परियोजना का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा आप देख सकते हैं इस नदी के प्रभाव को। यह यहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है मध्य प्रदेश के बाद और बिहार की तरफ अपना रुख कर लेती है। तो यहाँ जो हमने ऑप्शंस देखे वो हमने जाना कि छत्तीसगढ़ इस नदी के बहाव क्षेत्र के बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाएगा, मतलब बाणसागर परियोजना यहाँ है छत्तीसगढ़ और उसका बहाव भी ऊपर मतलब उत्तर की तरफ है, इसलिए छत्तीसगढ़ इस परियोजना का हिस्सा नहीं बन पाएगा। लगता है कि लगभग सभी को इस नदी का नाम पता चल गया होगा। हाँ, यह सोन नदी के बारे में बात चल रही है। चलिए ज्योग्राफी की बात करें। प्रश्न है हावड़ा ब्रिज इन वेस्ट बंगाल इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। हावड़ा ब्रिज वेस्ट बंगाल में किस नदी के ऊपर बना हुआ है? यह भी एक बहुत ही आम सा प्रश्न है, अधिकांश लोगों से बन ही जाएगा। हुगली, महानदी, ब्रह्मपुत्र और जमुना। तो बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा काम है बताना तो इसका राइट आंसर होगा हुगली। हुगली रिवर की बात, ये हावड़ा ब्रिज की बात करें तो यह कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो गया था 1942 में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 82 मीटर की इसकी ऊंचाई है। स्टील केबल्स से इसको स्टील फ्रेम से जोड़कर बनाया गया है। यह जो ब्रिज है इसको कमीशन कर दिया गया था 1943 में। यह हुगली रिवर वेस्ट बंगाल के ऊपर बना हुआ है। अब दो बातें और यहाँ निकल कर आती हैं। हुगली नदी भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है इसका। आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ से जाकर जितने भी नेशनल वाटरवेज हैं उनके बारे में जानेंगे, वहाँ आपको हुगली का नाम पढ़ने को जरूर मिलेगा। ये आपका होमवर्क है। यहाँ बात करेंगे हुगली रिवर की, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस प्रकार कुछ खूबसूरत सा हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। आपको चित्र जरूर याद रहेगा। चलिए करंट का प्रश्न था। प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन SCM वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। अब यह उस समय के करंट का प्रश्न था, तो इसमें भी हम तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे। 2015, 2017, 2018 या 2014, इन चारों ऑप्शंस में से यह कब लॉन्च किया गया। याद रखेंगे कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है यह मुख्य रूप से बीजेपी गवर्नमेंट के सेंट्रल में सत्ता पाने के बाद मतलब स्टार्ट किया गया था, और बीजेपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल में सत्ता प्राप्त की थी 2014-15 के चुनाव के दौरान। तो उस समय जब ये चुनाव जीतते हैं और तभी बहुत ही नज़दीक से 2015 में यह चुनाव के बाद ही लॉन्च की गई एक मिशन था स्मार्ट सिटी मिशन। अब स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानने को है नहीं, सभी जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि शहरों को व्यवस्थित और बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं व्यवस्थित की जाएं, शहरों का जैसा शहरीकरण होना चाहिए वैसा शहरीकरण किया जाए, इंटरनेट की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा लोगों को रहने के लिए और सुगम और सुव्यवस्थित शहरों को बनाया जाए। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च हुआ। अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत यह आता है। यह मिशन आज भी कार्यरत है। इसको नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे और अभी भी हैं, उनने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत यह मिशन आता है और लगभग 98,000 करोड़ रुपए की लागत से इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि द मिशन एम्ड एट प्रोवाइडिंग शेल्टर इक्विप्ड विथ एसेंशियल सर्विसेज टू द अर्बन होमलेस इन अ
फेस्ड मैनरिस, मतलब अर्बन होमलेस, मतलब हम बात कर रहे हैं शहरी बेघरों की, शहरी गरीबों की। इनसे संबंधित इस मिशन का नाम बताना है हमें, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। मतलब ये बहुत ही मिलता जुलता नाम लग रहा है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, बिल्कुल नहीं, यह नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी शहरी बेघरों की या शहरी गरीबों की बात नहीं की गई है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब बात यह है कि यहाँ पर लगभग पूरे भारत की बात की गई है। यहाँ पर इन क्वेश्चन में कोई भी लोकेशन मुख्य रूप से नहीं सजेस्ट की है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का या ईस्टर्न इंडिया का, तो ये पूरे भारत के लिए शायद ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। अटल मिशन फॉर रिजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत योजना, बिल्कुल रिसेंट की ही योजना है। आपने देखा होगा आपके शहरों में पाइपलाइंस वगैरह बिछाई जा रही होंगी, रोडों की खुदाई चल रही होगी, या पानी की जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए एक योजना है। तो बिल्कुल हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए ऑप्शन नंबर 1 पर जाएंगे, जिसका है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अब NULM के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। NM जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अर्बन या फिर शहरी इलाकों में गरीबी को कम करना, उनको जीने योग्य जो भी एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये प्रोवाइड कराना और उनके लिविंग स्किल्स को और बेहतर करना। तो यह था हमारा आज के क्वेश्चंस का सफ़र। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए